हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा नॉलेज हब। आज बच्चों हम एक एक्साइटिंग राइड पे जाने वाले हैं जिसका नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। ये राइड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप इसमें ये देखोगे, आप जानोगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। चलो लेट्स स्टार्ट जर्नी इनसाइड द एटम। देखो, जर्नी इनसाइड द एटम में जाने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर द एटम। एटम का क्या है बच्चों? देखो, एटम एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट वो यूनिट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक पेन है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर फर्दर ब्रेक कर दूँ और ब्रेक करती रहूँ तो अल्टीमेटली एक यूनिट आ जाएगी जिसके बाद वो डिवाइड होना क्या हो जाएगा? 1। जस्ट लाइक दैट आपकी 9th क्लास की बुक में ये वाला चार्ट बना रखा है जिसमें ये बता रखा है कि एक हाउस, ये एक हाउस है। एक हाउस में क्या है? एक रूम है। रूम के अंदर क्या है बच्चों? वॉल है। और वॉल जो है किससे मिलकर बनी है? ब्रिक। ब्रिक वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे एक हाउस बना है। अब आपको पता है कि जो ब्रिक है, ब्रिक के अंदर स्टूडेंट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, जैसे दिखा रखे हैं। और ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? ये मॉलिक्यूल जैसे सिलिकेट, और इस सिलिकेट जो है पूरा मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है? एटम। तो इसका मतलब एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, और यही फाउंडेशनल यूनिट है जिससे क्या है? पूरा एक घर बना है। ऐसे हमारी यूनिट, ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है बच्चों? सेल। अ ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है बच्चों हमारा? और हमारे ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन। देखो दिखा रखा है, अ ग्रुप ऑफ, हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या? सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू। एंड टिश्यू से क्या बना बच्चों? ऑर्गन। टिश्यू से हमारा क्या बनता है? ऑर्गन। तो देखो यहाँ पे मैंने ये दिखा रखा कि देखो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बच्चों? सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है ये हमारी बॉडी की? सेल। और ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना? टिश्यू। और टिश्यू से क्या बन जाएगा बच्चों? ऑर्गन। एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया? पूरा ह्यूमन बीइंग। तो जैसे हमारी स्ट्रक्चर यूनिट एक सेल है, और सेल के अंदर भी क्या होता है बच्चों? प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन भी किससे मिलकर बने? एटम से। तो हमारी फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? हम भी किससे? एटम से बने। तो एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। तो देखो नेक्स्ट हमारा तो ये दिखा रखा है कि व्हाट आर द एटम। एटम होते क्या है? देखो, व्हाट इज मैटर? पहले तो एटम से पहले हमें मैटर पता होना चाहिए। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड स्पेस। जैसे मेरे हाथ में पेन है, अब इसके पास क्या? मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। और जितने भी मैटर है ना बच्चों, वो एक्सट्रीमली टीनी पार्टिकल से बने हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। एटम्स सबसे स्मॉलेस्ट है। दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। ये इतने स्मॉलेस्ट है कि आप इसको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, बोथ, सब के सब किससे मिलकर बने? एटम से। ठीक है, अब ये बताते हैं, अब आगे को जो टॉपिक है वो ये है कि रीडिस्कवरी कैसे हुई रूट ऑफ एटॉमिक थ्योरी की। मतलब कैसे स्टार्टिंग में साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या बताया एटम के बारे में। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे आचार्य कन्नड। देखो, आचार्य कन्नड ने क्या बताया कि जो मैटर है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली। मैटर जो है डिवाइड होता रहेगा, और एक स्टेज आ जाएगी, अ स्टेज इज कम दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, जो दोबारा डिवाइड नहीं होगी। एंड उन्होंने उस यूनिट को क्या बोला? परमाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम। एटम को हिंदी में बच्चों परमाणु ही बोलते हैं। और परमाणु वर्ड किसने दिया था? आचार्य कन्नड ने। फिर ग्रीक फिलोसफर ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस आए। ये इन्होंने भी यही बताया कि सिमिलर आइडिया दिया कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये एटमोज मीनिंग इनडिविजिबल यूनिट से बने हैं। ठीक है, उस इनडिविजिबल यूनिट का नाम बच्चों क्या है? एटम। ठीक है, जो फर्दर डिवाइड नहीं होती। उसके बाद हमारी सबसे पहले जो थ्योरी है वो कौन है? डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये डोल्टन एटॉमिक थ्योरी कब आई थी? 1808 में। इसमें भी ये बोला गया कि ऑल एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसका नाम क्या है? एटम। एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट, एक सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी मास और प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। जैसे नाइट्रोजन है, उन नाइट्रोजन के सारे एटम का मास सेम होगा, 14 ही होगा, एटॉमिक नंबर 7 ही होगा। और जो डिफरेंट एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन मान लो, अब इन दोनों के जो एटम्स है, जो ये एलिमेंट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट एटम से बने हैं। अब इन दोनों के जो एटम्स होंगे बच्चों, उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे? डिफरेंट, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट डिफरेंट है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही डिवाइड हो सकते हैं। एटम कंबाइन होते हैं हमेशा होल नंबर में। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसके जो 2 है, जो ये क्या है? होल नंबर है, तो ये हमेशा होल नंबर में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। डोल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? इसने क्या कंसीडर किया कि जो एटम है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है
किसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, मैटर के। डोल्टन एटॉमिक थ्योरी की बेस्ड है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे, मतलब ये बेस्ड थ्योरी लिखी गई है। और ये थ्योरी कहती है स्टार्टिंग पॉइंट था अंडरस्टैंड करने का कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई एटॉमिक मॉडल चेंज। अब ये एटॉमिक मॉडल चेंज क्यों हो रहे बच्चों? अर्ली साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल का मतलब ये स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट है। लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए जिन्होंने प्रूव कर दिया कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, उससे भी छोटे और भी एलिमेंट है। एवरी न्यू डिस्कवरी जो साइंटिस्ट है उन्होंने मॉडिफाई करते गए एटॉमिक मॉडल को। ये शो करता है कि साइंस कभी फिक्स नहीं होती, ये डेवलप होती है ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है। तो इसी एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल आया था बच्चों वो आया था जे थॉमसन का, जे थॉमसन एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस वाले एक्सपेरिमेंट ने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन क्या है कि देखो बच्चों पहले ना एटम को सबसे स्मॉलेस्ट मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि एटम से भी छोटे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक हमारा क्या होता है न्यूट्रॉन। ये 3 हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल है। किसके सब एटॉमिक पार्टिकल है बच्चों? ये हमारे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इन 1897 जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक करंट, जे थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों? देखो ये है एक कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। देखो ये एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक कैथोड है और एक है एनोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इन्होंने क्या करा इस एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने? उन्होंने वैक्यूम पंप की हेल्प से इसकी सारी एयर को बाहर निकाला, ठीक है। इसके प्रेशर को लो कर दिया और लो प्रेशर कर दिया और हाई वोल्टेज करंट को पास कराया। यहाँ पे गैसेस फिल कर गए, ठीक है। हाई वोल्टेज करंट को जो पास कराया तो उन्होंने देखा कि रेस फ्लो स्टार्ट कर होती है। कौन सी कहाँ से निकलती है रेस? कैथोड से, ठीक है। मतलब एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल यहाँ से अराइज होगा किस वाली साइड से? कैथोड से। और इस जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है इन्हीं को क्या बोला गया? कैथोड रे। ये कैसे ट्रेवल करती थी? स्ट्रेट लाइन में। इनमें बहुत सारे पार्टिकल्स थे और वो पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो ये पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो खुद क्या है? नेगेटिवली चार्ज। और जे थॉमसन ने उनका नाम क्या रख दिया? उन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है कि हाई वोल्टेज जब अप्लाई की गई तो जो मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड तो इसका नाम कैथोड रे हो गया। और थॉमसन ने कहा कि जो कैथोड रे उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की। तो देखो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, ये हमारा कैथोड और ये हमारा क्या है? एनोड। और ये वैक्यूम पंप है जहाँ से हम एयर को मूव कर रहे हैं। ये जे थॉमसन के बारे में पढ़ते हैं कि जो जे थॉमसन थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में 1906 में। उन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी ऑफ गैस के बारे में। ये रिसर्च हमें बताती है कि इसकी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो थॉमसन का नेक्स्ट हमारा मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसका नेक्स्ट नेम है प्लम पुडिंग मॉडल। देखो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं कि थॉमसन ने शो किया कि जो हमारा एटम है उसमें नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। बट एटम जो है न्यूट्रल है। अब कोई चीज़ न्यूट्रल कब होगी? जब उसमें दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ही प्रपोज दैट कि एटम जो है ना स्पेयर है पॉजिटिव का और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है। और इसको नाम, इस मॉडल का नाम उसने प्लम पुडिंग मॉडल रखा। प्लम पुडिंग क्यों रखा? क्योंकि उसने इस मॉडल को कंपेयर किया वाटरमेलन से। उसने कहा जैसे वाटरमेलन में जो ये पिंक पार्ट है ये किससे बना है? हमारा जो उसका पल्प होता है उसको तो पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर किया। और जो ये ब्लैक ब्लैक सीड दिख रहे हैं स्टूडेंट इसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। और उसने कहा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यही उसका ड्रॉबैक था, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है कि सेंटर में तो न्यूक्लियस होती है और साइड में क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बट उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यही उसका ड्रॉबैक था। किसका ड्रॉबैक था बच्चों? जे थॉमसन का। इसने कौन सा मॉडल दिया? प्लम पुडिंग। इसने एटम को क्या माना? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वैसे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बट क्यों होता है? क्योंकि बीच में न्यूक्लियस होती है और साइड में इलेक्ट्रॉन होता है। बट इसने तो ये मान लिया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। ये इसकी ड्रॉबैक थी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो किसने दिया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इन 1911 में
गीगर एंड मार्स्टन जो स्टूडेंट थे किसके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बच्चों गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ये किसकी डिस्कवरी की, बच्चों न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, किसकी की, न्यूक्लियस की। इस एक्सपेरिमेंट में था क्या, इसमें उसने गोल्ड फॉइल में एक सोर्स ले रखा है जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। वट इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम इज अल्फा पार्टिकल जिनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे उसने गोल्ड फॉइल लगाई और पीछे हमारे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अब हुआ क्या, इसमें से अल्फा पार्टिकल है जो हमारी गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, ठीक है। तो कुछ जो है डिफ्लेक्ट बैक हो गए, कुछ स्ट्रेट निकल गए, तो इस तरह से हुआ। तो यहाँ से जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी वो सरप्राइजिंग थी। और जो नीचे दिखा रखी है देखो क्या वो दिखा रखा है कि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल में कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल तो पास कर गए स्ट्रेट, कुछ डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से, कुछ डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल से, और जो वेरी फ्यू पार्टिकल थे जो बाउंस बैक हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, देखो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की लिख रखा है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट, बहुत सारे तो क्या हो गए बच्चों, स्ट्रेट पास कर गए, क्या कर गए, स्ट्रेट पास कर गए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट पास कर गए। अब स्ट्रेट पास कर गए हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्रेट पास कर गए तो इसका मतलब ये है बच्चों कि उसके अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। किसके अंदर, हमारे एटम के अंदर। इस गोल्ड फॉइल को एटम से ही कंपेयर किया गया है, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंस है। सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल और वेरी फ्यू डिफ्लेक्ट थ्रू लार्ज एंगल एंड फ्यू बाउंस बैक। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है वो अगर स्ट्रेट पास कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बहुत सारा स्पेस क्या है बच्चों, एम्प्टी है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कंसंट्रेटेड है, तभी तो फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हो गए। इसका मतलब कुछ हैवी बॉडी सेंटर में है और उस हैवी बॉडी का नाम हमने क्या रखा, न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर में जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस वहीं पे डेंस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके, इसके अराउंड। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। तो उसने स्केल भी दिखाया कि जैसे एक क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है, इस क्रिकेट की ग्राउंड को अगर देखा जाए तो यही क्या है, क्रिकेट की ग्राउंड में जो क्रिकेट की हमारे जैसे एटम है उसका डायमीटर 10⁻⁻10 है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो और भी छोटी है तो 10⁻15 होगी। तो न्यूक्लियस अबाउट 10⁻5 टाइम्स स्मॉलर है। इसका मतलब अगर ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड एक एटम है तो इस आपको ब्लैक ब्लैक सेंटर में दिख रहा है ना बच्चों, वो ब्लैक ब्लैक सेंटर में वो क्या है तुम्हारी, वो तुम्हारी न्यूक्लियस है, ठीक है, जो सेंटर में हमारा दिख रहा है ये छोटा सा पार्ट दैट इज न्यूक्लियस, वो हमारा क्या है बच्चों, न्यूक्लियस, वो हमारा न्यूक्लियस है। तो ये दिखा भी रखा सेंटर में छोटा सा, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड सेड दैट कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, देखो दिखा भी रखो ऊपर, और अल्टीमेटली वो अपने एनर्जी को लॉस कर देगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि एक टाइम पे वो फूल हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने तो ये कहा कि एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन फूल हो रहे हैं। बट ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, एटम जो होता है हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है रियल लाइफ में, ठीक है, एटम आर स्टेबल इन देयर लाइफ, रियल लाइफ। तो इसलिए ये इसका ड्रॉबैक था। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया जिसका नाम है बोर मॉडल ऑफ एटम। तो हमने क्या देखा कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। अब बोर मॉडल ऑफ एटम जिसने किसको एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी को। 1913 में कौन आए, नील्स बोर। नील्स बोर ने प्रपोज किया एटॉमिक मॉडल। इस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। देखो डायग्राम में दिखा भी रखा क्लियरली कि सेंटर में जो रेड बॉल है दैट इंडिकेट न्यूक्लियस और ये जो ब्लू बॉल है स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन फिक्स ऑर्बिट का नाम क्या, शेल ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को लूज नहीं करती व्हाइल रिवॉल्विंग इन फिक्शन। और शेल का नाम क्या है बच्चों, KLMN, जिनको कोरेस्पॉन्डिंग N = 1 2 3 4 दिखा रखा है। एनर्जी इंक्रीज होगी अगर हम न्यूक्लियस से कहाँ जाएंगे बच्चों, दूर, जैसे हमारा नीचे दिखा भी रखा है। देखो जो K शेल है दैट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो K शेल है वो बच्चों न्यूक्लियस के पास है इसलिए इसकी एनर्जी लीस्ट होगी। L शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी K से, M शेल की और भी ज़्यादा होगी, N की और भी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या होगा, N, फिर क्या आएगा M, फिर क्या आएगा L और फिर क्या आएगा K, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन इन दो शेल के बीच में कभी भी लाई नहीं कर सकता, वो फिक्स ऑर्बिट में लाई करेगा। मीट दिस नील बोर, जो नील बोर है वो प्रोफेसर थे फिजिक्स के, कहाँ थे, डेनमार्क में, ठीक है। उन्होंने बताया कि हाउ एटम एग्जिस्ट। ओल्ड मॉडल को नॉट एक्सप्लेन कि इलेक्ट्रॉन स्टार अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट कोलैप्सिंग, वो नहीं बता पाई कि इलेक्ट्रॉन कैसे मतलब बिना कोलैप्सिंग रहते हैं। बट नील बोर ने एक्सप्लेन किया कि वो कोलैप्स क्यों नहीं करते, क्योंकि वो फिक्स ऑर्बिट में होते हैं इसलिए वो कोलैप्स
नहीं कर सकते, ठीक है। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला 1922 में फॉर दिस वर्क स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि इस बंदे ने क्या बताया था, स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन क्या है, देखो रदरफोर्ड ने शो दैट कि मोस्ट ऑफ मास इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। देखो रदरफोर्ड ने बताया था कि सेंटर में बच्चों क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। साइड में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन, ये हमारे को बोर ने बताया। अब मुझे पता है कि न्यूक्लियस में मेरा क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारा किसकी क्या होता है, मास नंबर, मास नंबर न्यूक्लियस के अंदर होता है, और मास नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यही बता रखा है कि रदरफोर्ड ने शो दैट मोस्ट मास प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जैसे कि हमें पता है कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, तो उसने ये पता कैसे चला कि भाई न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। देखो हमें पता था कि ये जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 2, जो एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों, वही है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इक्वल टू उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि जो सेंटर में मास था वो 2 की बजाय क्या आ रहा था बच्चों, 4। अब ये 4 क्यों आ रहा है, 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका मतलब हमें पता था कि सेंटर में हमारा मास लाई करता है। अब तब हमें न्यूट्रॉन के बारे में नॉलेज नहीं थी, हम मास जो है मास हमारा 2 की बजाय क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो इसका मतलब इस अब 4 में 2 तो प्रोटॉन है, वी ऑल नो दैट, बाकी 2 क्या है। तो यहीं से हमारे को आइडिया पता चला, ये यहीं से सजेस्ट हुआ कि न्यूक्लियस के पास एक अनदर पार्टिकल होता है जिसका नाम क्या होता है, बिसाइड प्रोटॉन, उसका नाम था न्यूट्रॉन। और ये बताने वाला कौन था, 1932 में ये बंदा बताने वाला था, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम मास एज प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल सेम था। न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हमेशा न्यूक्लियस के अंदर, ऑल एटम एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में ये नहीं होते। अब तुम कहोगे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में क्यों नहीं होते भाई, क्योंकि देखो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और मास नंबर भी 1 होता है, ठीक है। और मास नंबर इक्वल किसके होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, एक मैं इसको रब कर लूँ। देखो तो देखो हमें पता है कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 1, ठीक है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी कितना होता है, 1, ठीक है। तो देखते हैं अब ऑर्डिनरी एटम को। देखो हमारा जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी। अब ऑल नो दैट मास नंबर इक्वल टू पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या है, 1, प्रोटॉन भी कितने हैं, 1, और न्यूट्रॉन क्या है हमें निकालना है, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अब तुम कहोगे मैम ये क्या कहते हैं उसको, हमारे को हमारा जो मास है वो ऊपर पता कैसे लगी, मास नंबर 1 है। देखो हम जब लर्न करते हैं एलिमेंट्स, हमारा जो एलिमेंट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नीचे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर ए से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर। तो ये एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला क्या बच्चों, मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर एटॉमिक नंबर 1 है, मैंने अभी बताया था एटॉमिक नंबर इक्वल है नंबर ऑफ कौन, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो हम सीधा भी कर सकते हैं कि अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूँ, तब भी मेरे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, 0, ठीक है। तो यहाँ से किसकी डिस्कवरी होगी, न्यूट्रॉन की। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो एटम, जिसको अब तक सब साइंटिस्ट स्मॉलेस्ट एटम बोल रहे थे, वो स्मॉलेस्ट नहीं है, उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक करते हैं, जो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन है बच्चा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, देखो दिखा भी रखा है इस डायग्राम में। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उस पर कितना, -1, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे क्या है, 0। और इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ लाई करते हैं, इनसाइड, और न्यूट्रॉन भी इनसाइड। दिखाया था ना कि सेंटर में न्यूक्लियस होती है और ये शेल्स होती है जिसमें कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। ये कौन है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है। तो हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन का है बाहर। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी कराती हूँ कि किसने किसकी डिस्कवरी की, इसको हम एक ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। इस ट्रिक से हम तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लर्न करने की हमारी, ईट पर नाचे, क्या है, ईट पर नाचे। देखो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन। किसने की, जे थॉमसन। पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन एंड आर फॉर रदरफोर्ड। प्रोटॉन की स्टडी किसने की डिस्कवरी, रदरफोर्ड ने, बट एक्चुअल में इसके स्टूडेंट गोल्डस्टीन ने की थी।
ये लर्न करने के लिए रदरफोर्ड कर लेते हैं, ठीक है, इस ट्रिक के गुण, ठीक है। तो उसकी एक्चुअल में डिस्कवरी किसी की थी बच्चों, गॉल्डस्टीन ने। एंड नाउ फॉर न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसी फॉर स्टैंड फॉर चैडविक, जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ से मिलन होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडियन साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो हमारे कौन कौन से हमारे रिसर्च सेंटर है, हमारा बाग, एक तो बार्क है, ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, ये किसकी, इसमें एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ध्रुवा, दिस हैज रिलेवेंट इनसाइट ऑन द मटेरियल, लाइक इसने किसके बारे में बताया, सुपर कंडक्टर, बैटरी, इलेक्ट्रोड, drug molecule helping develop better medicine, energy storage, industrial alloy right here in India। तो यहाँ पे ना एडवांस न्यूक्लियर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं यूजिंग रिएक्टर, जिसका नाम क्या था, ध्रुवा को यूज़ करके करते हैं, और रिसर्च एंड एक्सप्लोर इसमें चलता रहता है। मोर अबाउट ध्रुवा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नीचे देखा वो कौन है, होमी जहांगीर बाबा। देखो होमी जहांगीर बाबा कौन है, होमी जहांगीर बाबा एक इंडियन फिजिक्स है, ही नो दैट, इसको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है, ठीक है इनको। और इन्होंने ना इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफर, बाबा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर जैसे बाग, ये पीसफुल यूज़ किया गया है यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी का क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, स्पोर्ट, एग्रीकल्चर एंड एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट। तो होमी जहांगीर बाबा ने, तो यहाँ पे रिसर्च कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंबल ऑफ एलिमेंट। देखो स्टूडेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट वी ऑल नो दैट कि हम सिंबल कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें को पता है हम सिंबल सोडियम के लिए क्या यूज़ करते हैं, Na, एल्यूमिनियम के लिए Al, तो हम ये यूज़ करते हैं। तो पहले जब डिस्कवरी हो रही थी तो पहले साइंटिस्ट ने यूज़ किया सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इजीली। तो सबसे पहले है डाल्टन, जो डाल्टन थे इन्होंने फर्स्ट टाइम ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज़ की। क्या यूज़ की, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर से। देखो नीचे एक टेबल भी है, इसमें पिक्चर्स बना रखी है। देखो हाइड्रोजन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया सर्कल में डॉट लगा के, कार्बन को कलर फिल करके, ऑक्सीजन को O से, फॉस्फोरस से, सल्फर, आयरन को लेड, सिल्वर को सर्कल में S लगा दिया, गोल्ड को G लगा दिया, पी प्लेटिना को P, मरकरी को ये डॉट्स लगा दी, ठीक है, ये डॉट्स लगा के तो मरकरी हो गया। लेकिन बाद में ना ब्रिजेलिस आया, उन्होंने सजेस्ट किया कि लेटर यूज़ करना चाहिए हमें एलिमेंट नेम में। तो फिर आयुपैक आया। आयुपैक क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने सिंबल्स के बारे में बताया, ठीक है, सिंबल इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किए, और फिर क्लैरिटी आई। तो देखो अब सिंबल कैसे चूज़ किए गए उनके बारे में पढ़ते हैं। रूल्स क्या थे, जो फर्स्ट लेटर ना बच्चों को ऑलवेज कैपिटल लेना है, और सेकंड स्मॉल हम यही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम में A और L दोनों कैपिटल नहीं रखते, AL रखते हैं। कोबाल्ट में CO रखते हैं, CL होता है, एक कैपिटल तो दूसरा स्मॉल। जिंक में ZN होते हैं। तो सारे एलिमेंट्स के नेम इसी तरह से होते हैं। तो जो सिंबल ऑफ एलिमेंट है, अब लिए कैसे गए हैं, देखो जैसे तुम बोलोगे मैम सोडियम है, अब सोडियम, ठीक है, हमारे पास क्या है, सोडियम। तो देखो सोडियम जो हमारे पास है, सोडियम में तो S है, बट हम सिंबल में N यूज़ करते हैं। तो ये कैसे आया, तो जो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है, कुछ तो जहाँ पे उनका ओरिजिन हो वहाँ से लिए गए, कुछ इंग्लिश लिए, वैसे तो लेटिन में होते हैं, ठीक है, तो उस तरह से लिए गए हैं। जैसे दिखा भी रखा है, देखो नीचे सिंबल फ्रॉम लेटिन, कुछ सिंबल लेटिन से लिए गए हैं। जैसे कि हमारा देखो आयरन, आयरन के लिए हम F यूज़ करते हैं, क्यों, फेरम ओरिजिन है। सोडियम मैं भी बोल रही थी जिसके बारे में Na, नेट्यूरियम, पोटाशियम K, कैलियम, गोल्ड अयूरम, सिल्वर आर्जेंटम। तो आर्जेंटम ये सब हमारे क्या है, ये सिंबल हमारे ओरिजिन के बेस पे लिए गए हैं कुछ, ठीक है, कुछ हमारे साइंटिस्ट के नेम की डिस्कवरी पे भी लिए गए हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो डेफिनेशन क्या एटॉमिक नंबर की, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना बच्चों एटम के, उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे हम X ले लेते हैं, नीचे Z लिखते हैं, Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर एंड A स्टैंड फॉर हमारा एटॉमिक मास। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर क्या है, आइडेंटिटी बताती है किसी एलिमेंट की। न्यूट्रल एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो मैंने पीछे बता चुकी हूँ। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट एटॉमिक नंबर होती है, हम सबको पता है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन तो यही है कि नंबर ऑफ कितने प्रोटॉन है हमारे न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। देखो दिखा भी रखे, जैसे हमारे पास है क्या, हाइड्रोजन, ये देखो दिखा रखा, हाइड्रोजन के अंदर देखो एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन 0, मैं पीछे कैलकुलेट कर चुकी हूँ, मास नंबर 1 है। और मैंने अभी भी बताया था कि हम न्यूट्रॉन को डायरेक्ट निकाल सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे अब देखो इसका प्रोटॉन कितना है 2, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, मास नंबर 4 में से 2 गया 2। जैसे अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन 3 है, मतलब कि एटॉमिक नंबर 3 है,
7 में से 3 गया 4, तो न्यूट्रॉन सीधा निकाल सकते हो, मास माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंस शेल, ठीक है, एंड व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे क्या होती है वैलेंस शेल और क्या होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाला कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे क्या बोलते हैं वैलेंस शेल। देखो दिखा भी रखा है हमने डायग्राम में कि ये जो शेल है आउटर मोस्ट, इसका नाम है वैलेंस शेल, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बताता है कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी और केमिकल बिहेवियर कैसे होगा, अपन को ये कैसे अब आगे डिस्कस करते हैं। एटम हमेशा जिसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगी वो स्टेबल होगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, और जिसकी इनकम्प्लीट होगी वो क्या करेगा, रिएक्ट, क्योंकि एटम हमेशा स्टेबिलिटी एक्वायर कर जाता है। अब तुम होगे मैम स्टेबिलिटी कैसे आएगी, स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स तब आएगी जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जरूरी नहीं कि सब में आउटर मोस्ट में 8 ही हो, एक्सेप्ट हीलियम। देखो हीलियम के जो है, हीलियम अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखूँ तो 2 होता है, और हमारी पहली शेल होती है के। हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, 2 8 8 18 18 32 ऐसे फिल करते हैं बच्चों। तो पहली वाली शेल में 2 आते हैं, और इसका पता हमें कैसे पता चला था, हम इसका पता हमने लगाया था बोर बड़ी स्कीम से, ठीक है। बोर बड़ी रूल क्या होता है, 2n², 2n² के, हमारी शेल के होती है L M और n, कोरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो पहली शेल k के लिए पता लगाते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करूँगी, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब कि जो पहले वाली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ऐसे कोरस्पॉन्डिंग L के लिए निकाल सकते हो 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो स्टूडेंट कितना गया 8। तो कोरस्पॉन्डिंग आप ऐसे ही इसका निकाल सकते हो। तो इस तरह से पता चला था कि जो पहली जेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो हीलियम है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, ये 2, तो ये स्टेबल है क्योंकि इसकी शेल में 2 ही आ सकते हैं और 2 ही है। एटम जिसके ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या होगा, स्टेबल, और जिसकी में क्या होंगे इनकम्प्लीट, वो क्या होगा, हमारा रिएक्ट करेगा। अभी लूज गेन वाला कैसे होता है, तो देखो ये होता है वैलेंसी से। अब व्हाट इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, किसी एटम की कितनी कैपेसिटी कंबाइन करने की उसे क्या बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये बोल रखा है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन। अब पता कैसे चलेगा, देखो बच्चों जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 है ना वो हमेशा लॉस करेगा, और जिसके आउटर मोस्ट में 5 6 7 है वो हमेशा गेन करेगा, और जिसमें 4 है वो हमेशा शेयर करेगा, और जिसमें 0 है उसकी वैलेंसी 0 होगी। अब तुम कहोगे मैम जिसके 1 2 3 है वो लूज ही क्यों करेगा। देखो स्टूडेंट हमारे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, ठीक है। अब आउटर मोस्ट में 1 2 3 है, अब 1 वाले को 7 चाहिए 8 के लिए, 2 वाले को 6 चाहिए और 3 वाले को 5 चाहिए। तो देखो अब 3 वाले के लिए 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो उसके पास मान लो 3 है, हमें 5 और चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो इसलिए एटम इस एनर्जी को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, लूज कर देता है। ऐसे 5 6 7 वाला मान लो 7 का केस लेते हैं, या तो वो 7 लूज कर दे या 1 गेन कर ले, क्योंकि बनाने में 8 ही है। अगर 1 लेगा तो एनर्जी कम चाहिए, 7 लूज करेगा तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो एटम हमेशा लो एनर्जी, क्योंकि जिसकी एनर्जी हाई होती है वो अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ये एक लेना आसान समझता है, इसलिए क्या करेगा, गेन करेगा। ऊपर वाले क्या करेगा, लॉस, और 4 वाला क्या करेगा, शेयर करेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आइसोटॉप। अब व्हाट इज आइसोटॉप, देखो आइसोटॉप क्या होता है, तो पहले हम समझ लेते हैं आइसोटॉप आइसोबार। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो आइसोटॉप, आइसो मीन्स सेम, टॉप मीन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर है तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट उनका बच्चों मास नंबर होगा, ठीक है। डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोटॉप, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। और आइसोबार क्या होता है, देखो आइसोबार हमारा देखा जाए तो देखो आइस बार, बार का मीन्स समझ लो मास, सेम है। आइसो मीन्स सेम, सेम तो क्या है मास, बट डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर क्या होगा, सेम, उसे बोलते हैं हम आइसोबार, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो ये देखो दे रखा है कि देखो सेम एलिमेंट,
ठीक है। तो क्या बता रखा है, सेम एलिमेंट है बट डिफरेंट क्या एटॉमिक नंबर, अभी बताया मैंने, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। आइसोटॉप के ना एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट मास नंबर है, तो इनका सेम नंबर होने की वजह से ना बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मास, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो आइसोटॉप दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और क्या होता है, ट्रिटियम। तो ये हमारे 3 आइसोटॉप है किसके बच्चों, हाइड्रोजन के। फिर उसके बाद ऐसे हमारे कार्बन के दिखा रखे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। अब नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप को कहाँ यूज करते हैं, देखो यूरेनियम वाले को यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कोबाल्ट को यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आयोडीन को यूज करते हैं ग्वाइटर और थायराइड कैंसर में, और कार्बन जो ये 14 वाला आइसोटोप है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में, ताकि हम एंशिएंट फॉसिल की एज का पता लगा सकें। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, अब सबको पता है कि क्लोरीन का मास होता है आज अलग होता है 35.5। वो 35.5 कैसे आया, देखो वो 35.5 इस तरह से आया कि जो हमारा ये हमारा कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 आइसोटोप बच्चों, वो 2 आइसोटोप हैं, एक कार्बन 35 और दूसरा हमारा क्या है, कार्बन 37। ठीक है, तो एक कार्बन 35 एक 37 है। अब दोनों का जो है ना, जो नेचुरल अबंडेंस है वो अलग अलग है, मतलब जो नेचर है, नेचर में उसकी अबंडेंस है। जो 35 हमारा ये 35 वाला वो तो 75% मिलता है, और जो 37 वाला वो हमारा 25, ये 30, ये 75, मतलब 3:1 का रेशियो है। ठीक है, तो अब इसको इसलिए अब ये कोई ना तो प्योर हमारे को 35 मिल रहा है, ना प्योर 37 मिल रहा, तो इसलिए जो इसका मास है वो एवरेज दिया गया है। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो जो कार्बन 35 वाला है वो कितने परसेंट मिल रहे हैं, 75, तो 75/100 प्लस जो 37 वाला है वो कितना मिल रहा है बच्चों, 25, तो 25/100। जब इसको सॉल्व किया हमने तो इसको आया 26.25, और इसको सॉल्व किया तो 9+0.25, तो दोनों को ऐड किया तो 35.5 म्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एवरेज मास आ गया 35.5। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा आइसोबार, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, अभी मैंने बताया था कि आइसोबार क्या होते हैं बच्चों। आइसोबार होता है जिनका वो एलिमेंट जिनका सेम तो क्या होगा, मास नंबर, बट डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अगर मास नंबर सेम है ना बच्चों, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। अब केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बताया इसमें क्या होंगे, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि ये हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, दे आर डिफरेंट एलिमेंट, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे, सेम रहेंगे। देखो यहाँ पे दिखा रखे 3 आइसोटॉप है, अब चेक कर सकते हो। ठीक है, तीनों का 20, एक का 90 नंबर, एक का 80, लेकिन तीनों का मास क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेक करें तो प्रोटॉन जो है इन तीनों के क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है खत्म। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।